हेलो दोस्तों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी टीचर के एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बाल विकास से पूछ लिए जाते हैं, जिसमें दोस्तों आप देखेंगे अभिवृद्धि या विकास, ठीक है ना। ये बालक के विकास से संबंधित दोस्तों जितने भी टॉपिक्स आते हैं आपके एग्ज़ाम में दोस्तों, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक ईजी वे में बताएंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर याद करना है और कौन कौन सी चीज़ों पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अभिवृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अभिवृद्धि, जिसको दोस्तों इंग्लिश में ग्रोथ भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे विकास, जिसको इंग्लिश में डेवलपमेंट भी बोला जाता है। इन दोनों में दोस्तों अंतर पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे अभिवृद्धि किसको कहते हैं। अभिवृद्धि के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वृद्धि किसे कहते हैं, ठीक है, या अभिवृद्धि किसे कहते हैं, जो कि इंग्लिश में आप यहाँ पर ग्रोथ देख रहे होंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। चलिए देखिएगा, जब हमारे शरीर की संरचना, ठीक है, या आकार बढ़ना शुरू होता है तो हम उसे वृद्धि कहते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पर देखिए, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, ठीक है, और फिर अंत में आते आते ये बूढ़ा हो गया, यानी कि यहाँ पर बढ़ भी रहा है ये, और देखिए इसके आकार में भी परिवर्तन हो रहा है, और बाद में जाके इसके आकार में परिवर्तन होने के साथ में ये बूढ़ा भी नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों जब हमारा शरीर, ठीक है, किसी आकार से दूसरे आकार में चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पर पहले ये बालक है और फिर बाद में अंत में आते जाते ये बूढ़ा आपको व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। पहले बच्चा था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, यहाँ पर आपको वृद्धि देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसी तरीके से अगर हम विकास की बात करें, जो कि इंग्लिश में डेवलपमेंट हम इसको बोलते हैं, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं, ठीक है ना। आप इसको देखिएगा एक बार से, फिर से देखिए, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, ठीक है। वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है। जैसे ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम विकास की बात करें तो विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए मस्तिष्क और भाषा ज्ञान, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्तिष्क और क्या हो गया, भाषा ज्ञान, ठीक है। फिर और देखते हैं दोस्तों, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखिएगा लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। अभिवृद्धि क्या होती है दोस्तों, एक समय के बाद में रुक जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम विकास की बात करें तो विकास जीवन भर चलता रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट कंटिन्यू, ठीक है, डेवलपमेंट कंटिन्यू थ्रू आउट आवर लाइफ, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों, विकास में निश्चित क्रम होता है, ठीक है। विकास में क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, ठीक है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। लेकिन अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देखिए, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या समझे दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो वृद्धि है, वृद्धि को हम केवल माप सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें विकास की तो विकास को हम जो है माप नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे और आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने बोला कि वृद्धि का क्या कर सकते हैं, हम मापन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम भार और लंबाई को नाप सकते हैं, ठीक है। भार और लंबाई को किस प्रकार से नाप सकते हैं, एक बच्चा है, ठीक है, वह अभी छोटा है, लेकिन वह 18 साल का होते होते लगभग दोस्तों 5 फीट का हो जाता है, 6 फीट का हो जाता है, ठीक है ना। तो बच्चे का वजन आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 kg 2 kg होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब वह एक यंग हो जाता है तो उस समय पर आप देखेंगे कि उसका वेट भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, ठीक है ना। वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिएगा विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहां पर आप देख रहे होंगे कि विकास का हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे कि हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हमें जो है उसकी भी पता नहीं चलती, ठीक है ना। तो यहां पर आप मान के चलिए, अगर आपसे इन क्वेश्चन देकर के पूछ लिया जाए कि हम निम्न में से किसका मापन कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आप बताइएगा कि हम जो मापन कर सकते हैं केवल वृद्धि का ही हम मापन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, ठीक है। ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। आपके एग्जाम में या तो आप टीचर का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीटेट की, या फिर किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है ना। उस एग्जाम में आप देखेंगे कि आपके पास में यहाँ से क्वेश्चन 101% बनता है। तो आप यहाँ पर देख के चलिएगा, ये मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। वृद्धि और विकास में अंतर कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है, कई बार आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि विकास जो होता है दोस्तों, जो डेवलपमेंट होता है, और जो वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, ठीक है, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते, ठीक है। चलिए, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं वृद्धि होने से विकास
विकास भी हो सकता है, ठीक है, वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा हो रहा है, ठीक है, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु यह जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा विकास वृद्धि के बिना भी संभव हो सकता है, ठीक है, विकास क्या हो सकता है, वृद्धि के बिना भी संभव हो सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छा पॉइंट्स ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है, आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो रेलवे का आप एग्जाम दे रहे हो, आप रेलवे के टीचर की वैकेंसी के बारे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप सीटेट का या फिर यूपीटेट का आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको यहाँ से 101% यहाँ से क्या बनता है, आपको एग्जाम में देखने को ही मिलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों परिपक्वता, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, मैचुरेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अनुवांशिक विन्यास यानी कि जेनेटिक डिस्पोजिशन, ठीक है ना, के पूर्व निर्धारित रूप में प्रकट होने का प्रोसेस मैचुरेशन कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है, बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे परिपक्वता जिसको बोलते हैं मैचुरेशन, यहाँ पर बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है, ठीक है। विकास के आयाम अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, तो उसके कुछ यहाँ पर आयाम दिए गए हैं जिसको हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। विकास बहुआयामी होता है यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है, और मल्टी डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है। विकास जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। आप इस पॉइंट को यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ठीक है ना, इस चीज़ को देखिएगा। फिर अगर हम बात करें विकास यानी कि शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, यह एक तरह से बालक के शरीर विकास से ही जुड़ा है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता, उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है, ठीक है ना, इस चीज़ को आपको देखना होगा, ठीक है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषयों को शामिल किया गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल। यहाँ पर आप देखेंगे फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिएगा। फाइन मोटर स्किल, इसमें मसल्स का कम यूज़ होता है, ठीक है। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, मसल्स का कम यूज होता है, लेकिन अगर हम बात करें ग्रोस मोटर स्किल की, तो वहीं पर जो है मसल्स का काफी ज्यादा यूज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों फाइन मोटर स्किल की, इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। फाइन मोटर स्किल में आप यहां पर देखिएगा राइटिंग, ठीक है, कलरिंग, और यहां पर देखिएगा क्लॉटिंग और ब्रेकिंग, और यहां पर देखेंगे दोस्तों चपाती, ठीक है। ग्रोस मोटर स्किल में इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, जैसे एग्जांपल देखिए स्विमिंग सबसे ज़्यादा यूज होगा, जंपिंग में भी सबसे ज़्यादा यूज होगा, ठीक है, और रनिंग में भी सबसे ज़्यादा यूज यहाँ पर रहने वाला है। इसमें पूरी बॉडी जो है कार्य करती है, ठीक है, स्विमिंग में भी करती है दोस्तों और जंपिंग में भी पूरी बॉडी काम करती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर आप देखेंगे जो फाइन मोटर स्किल होती है, ठीक है, जो फाइन मोटर स्किल होती है इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पूरी बॉडी काम नहीं करती, ठीक है, इसमें केवल हमारे कुछ अंग ही केवल काम करते हैं। जैसे राइटिंग में केवल उंगलियां या फिंगर ही इसमें काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कलरिंग में भी हमारी फिंगर ही काम कर रही है, ठीक है, क्लॉटिंग में कर रही है दोस्तों, कटिंग में कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ब्रेकिंग चपाती यानी कि चपाती को तोड़ने में भी हमारी फिंगर का ही यूज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ग्रोस मोटर स्किल में क्या होगा, पूरी बॉडी वर्क करेगी, ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है ना, मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, संवैगिक विकास जिसको इमोशनल डेवलपमेंट कहा जाता है, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, भाषा विकास जिसको लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों बाल विकास के सिद्धांत। अब दोस्तों हम सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुकरण करती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देखिए मानव और हाथी, ठीक है ना, मानव और हाथी को आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि समान प्रतिमान का ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुकरण करती है, ठीक है, अपनी जाति के विकास की तरह ही वह क्या करती है, अपने आप में चेंजेस लाती है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे नंबर 2 पर विकास की दिशा का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में देखेंगे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, ठीक है, विकास की दिशा क्या सिर से पैर की तरफ चलती है, जिसको विकास की दिशा का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विकास दोस्तों किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर आप विकास 2 प्रकार से यहाँ पर जो है बता सकते हैं, ठीक है ना, 2 प्रकार से आप विकास को बता सकते हैं, जो कि हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में इसको सेफालो, यहाँ पर आप देखेंगे सेफालो कॉर्डल इसको बोला जाता है, ठीक है, और हिंदी में इसको मास्कोदमुखी बोला जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ जब हमारा विकास दोस्तों क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो इसे समीप या दुराभिमुख या इंग्लिश में इसको हम प्रोक्सीमो
डिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है। आप इन दोनों इमेजेस को देखिएगा, देखिए इस बच्चे में जो विकास हो रहा है वो सिर से पैर की तरफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे इस इमेज की बात करें तो यहाँ से जो इसका विकास हो रहा है दोस्तों, केंद्र से बाहर की तरफ ये इसका विकास हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर विकास सर से पैर की तरफ चल रहा है, ठीक है ना, तो इसको इंग्लिश में सिफोलो कॉर्डल भी इसको बोलते हैं और जिसको हिंदी में इसको मास्कोधुमुखी भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें केंद्र से बाहर की ओर अगर हम इसको बात करें तो दोस्तों इंग्लिश में इसको प्रोक्सिमो डिस्टल भी कहते हैं, जिसको हिंदी में दुराभिमुख इसको बोला जाता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा तीसरा नंबर निरंतरता का सिद्धांत, देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास क्या है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि रुक जाती है दोस्तों, विकास नहीं रुकता। इसीलिए आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है कि आप बताइए निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, ठीक है, वृद्धि या फिर विकास। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है दोस्तों, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है वह विकास होती है। यह मनुष्य के जीवन से लेकर के मृत्यु तक विकास इंसान का या किसी भी चीज का होता रहता है, ठीक है। तो वहीं पर तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत, इसको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, ठीक है। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मंद और तेज होती है, ठीक है। यह मां के गर्भ से, ठीक है, और मृत्यु तक चलती है, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों, हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। दोस्तों इस पॉइंट से भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, यहाँ से आपको आपके एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा इस चीज को अच्छे से, ठीक है ना। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर ही चलता है दोस्तों, ठीक है। इसका उदाहरण आप देखिएगा, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ठीक है ना। ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वह चलना ही नहीं शुरू करेगा, लेकिन वह भागना शुरू कर देगा, ठीक है। भागने के बाद में फिर वो बैठेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं होता, आपने ये जरूर देखा होगा और आपने भी इसी तरीके से दोस्तों विकास किया है। पहले आप दोस्तों बैठे हैं, ठीक है, आपने उठना सीखा है, चलना सीखा है, उसके बाद में आप दौड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जनरल टू स्पेसिफिक जो है विकास चलता है, ठीक है, जनरल टू विशिष्ट की ओर ये जो है हमारा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है ना। प्रेडिक्टेबिलिटी दोस्तों क्या कहते हैं, पूर्वानुमान को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा विकास पूर्वानुमान होता है, ठीक है ना। विकास क्या होता है, पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा, ठीक है ना। आप इस चीज को देखिएगा, 5वें नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है दोस्तों, विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी प्रोसेस, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो एकीकरण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, इस चीज को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जो छठा ऑप्शन है इस चीज को आपको अच्छे से देखना होगा, इसको एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखिएगा बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, ठीक है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा 7 नंबर दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है, ठीक है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में दोस्तों कम होती है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी यहां पर दिया जाता है, जिसके अनुसार आप देख सकते हैं दोस्तों, किसी में जो है आप देखेंगे दोस्तों विकास किसी में धीमा होता है, किसी में तेज हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, इसका उदाहरण आप यहाँ पर दोस्तों इस इमेज में देख ही सकते हैं। एक ही यहाँ पर काफी मोटा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर ये काफी पतली लेडीज है, लड़की है, ठीक है। आप इस चीज को देख सकते हैं। बच्चों के विकास में यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की परिपक्वता पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखिए जो विकास होता है दोस्तों वो क्या होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। दोस्तों यहाँ पर परिपक्वता डिपेंड मतलब जो हेरिडिटी है और जो इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है विकास, ठीक है, डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। देखिएगा आप एक चीज देखिएगा, अगर हमारे पास का जो इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छा है, ठीक है, काफी पॉजिटिव है, तो आपके अंदर भी जो विकास होगा वो पॉजिटिव की ही तरह होगा। आप बिल्कुल खुश, एकदम से खुश नजर आएंगे, आपका हंसता हुआ चेहरा होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो एकदम अच्छा नहीं है, ठीक है, और वहां पर आप रह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो थॉट है वो भी दोस्तों ऐसी ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का जो इंपैक्ट पड़ता है वो काफी जो यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन और इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आदि अलग अलग होती है, ठीक है। इन्हीं के अनुसार जो है इंटेलिजेंस और मोटिवेशन, इंटरेस्ट वगैरह जो है अलग अलग होती हैं। यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर पर है, देखिएगा ऑप्शन नंबर 8 है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लाइनर, ठीक है। इसको देखिएगा एडवांसमेंट,
ठीक है, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता। दोस्तों यहां से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि विकास विकास जो है दोस्तों लीनियर होता है या फिर स्पाइरल होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या बताएंगे दोस्तों, आपको यहां से उस क्वेश्चन का जो आंसर यहां से मिल जाता है, ठीक है ना। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, यानी कि लीनियर नहीं होता, ठीक है ना। विकास क्या नहीं होता दोस्तों, लीनियर नहीं होता, ठीक है ना। विकास क्या होता है, लीनियर नहीं होता, ठीक है ना। ये क्या होता है, स्पाइरल होता है, यानी कि कभी विकास दोस्तों एकदम से तेजी से होगा, ठीक है ना। विकास क्या होगा, एकदम से तेजी से होगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है ना, फिर हो सकता है फिर एकदम से तेजी से हो, ठीक है ना, या फिर काफी तेजी से होता रहे, ठीक है, ऐसे हो सकता है। लेकिन कभी भी आप यहां पर देखेंगे लीनियर नहीं हो सकता। मान लीजिए आप ये नहीं कह सकते कि आपका विकास एकदम एक ही दिशा में चल रहा है, ठीक है, ऐसे कभी भी दोस्तों विकास नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विकास जो है स्पाइरल होता है या फिर लीनियर होता है, तो आप जो है उसका आंसर यहां से आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों 9th ऑप्शन देखिएगा, अंतर यहां पर देखिएगा अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसको आप देखिएगा, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीजें आपने यहाँ पर देखी, काफी सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए दोस्तों, जिनको आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं दोस्तों बाल विकास की अवस्थाएं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने अच्छे यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, इस चीज को भी यहाँ पर पढ़िएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो का लिंक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा 1 नंबर पर आप देखिएगा प्रसव पूर्व, ठीक है, प्री नेटल स्टेज, जिसको दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 9 महीने या फिर 280 दिन, ठीक है ना। इसको देखिए, यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है, ठीक है ना, जिसको प्रसव पूर्व बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जन्म के लेने से पहले, ठीक है ना। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप 2nd नंबर पर देखेंगे शेषावस्था, यानी कि इन्फेंसी स्टेज। ये दोस्तों आपका जब जन्म हो जाता है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों को शेषावस्था की स्टेज बोला जाता है, जिसको इन्फेंसी स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, ठीक है। देखिएगा जब कोई बच्चा दोस्तों जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में होता है, तो वह पूर्णतः अपने माता पिता पर क्या होता है, निर्भर होता है, ठीक है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, ठीक है, तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था उसमें पाई जाती है। नैतिकता यानी कि मोरालिटी का इसमें अभाव होता है, इसमें कोई भी मोरालिटी या फिर कोई भी नैतिकता इसमें नहीं होती दोस्तों, किसी के भी सामने रो पड़ेगा, ठीक है, किसी के भी सामने रो पड़ेगा, ठीक है। और आप जान ही सकते हैं 2 वर्ष का बच्चा किस किस तरीके से करता है, ठीक है, कुछ भी हाथ में पकड़ लेगा, ठीक है, अपने आप को गंदा कर लेगा, ये भी नहीं समझेगा कि कोई हमें देख रहा है तो हम उसको अच्छे लग रहे हैं या फिर यहाँ पर बुरे लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे कि दोस्तों यहाँ पर मोरालिटी का उसमें क्या होता है, अभाव पाया जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें पूर्व बाल्यावस्था की, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में होती है दोस्तों, 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच की अवस्था को अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी बोला जाता है, जिसको पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, इसमें जो है बच्चा अनुकरण यानी कि इमिटेशन के द्वारा सीखता है, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, इमिटेशन के द्वारा सीखता है, ठीक है। इस अवस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, इस अवस्था में ही क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है दोस्तों। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वह अवस्था बताइए जो कि बच्चा इमिटेशन के द्वारा सीखता है, तो ठीक है, उस अवस्था को आप बताएंगे पूरी अवस्था, यानी कि जो कि 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में होती है, ठीक है। इस अवस्था में जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा होती है, ठीक है। इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है दोस्तों। इस एज में आप देखेंगे कि बच्चा जो है टॉय या खिलौने वगैरह से ज्यादा खेलता है, ठीक है। यह भाषा अर्जन करने के लिए संवेदनशील चरण है, ठीक है, सेंसिटिव पीरियड है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं वो टॉय वगैरह से ज्यादा खेलते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप अगर उनको मोबाइल दे देंगे तो वो उस मोबाइल में भी दोस्तों गेम या फिर गुड्डे गुड़िया या फिर कार्टून का ही गेम वो जो उसमें देखते हैं, ठीक है ना। तो इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से क्या करता है, भाग लेता है, ठीक है दोस्तों। वहीं पर अगर हम बात करें उत्तर बाल्यावस्था की, जो कि दोस्तों 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में होती है, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक होती है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है कि लेटर चाइल्डहुड और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चाइल्डहुड, ठीक है, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों की जो है ये अवस्था होती है, ठीक है। इसे तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी इसको कहा जाता है दोस्तों। इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आरंभिक स्कूल की एज भी इसको कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है दोस्तों। गंदी अवस्था इसको क्यों कहा जाता है बताइएगा। इसको गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि दोस्तों कितनी भी मिट्टी हो, कैसी हो, कुछ भी हो दोस्तों, अगर ये मम्मी पापा से रूठ गया तो समझ ले लेट जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं देखेगा मेरे कपड़े अभी नए हैं, मैंने अभी मम्मी पापा ने अभी नए पहनाए, ये नहीं दिखता, ये उस नए कपड़ों में ही खेलने चला जाएगा या फिर नाराज होने के बाद में रूठ जाएगा या फिर मिट्टी में लेट जाएगा, किचन में लेट जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको दोस्तों जो है इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इसे फुर्ती की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है, ठीक है। इसे खेल की अवस्था, गेम्स स्टेज भी कहा जाता है दोस्तों। इस अवस्था में बच्चा बहुत ज्यादा खेलता है, ठीक है ना। जरा सा भी समय मिलेगा तो वो खेलने में ही अपना समय बिताना चाहेगा, ठीक है। इस वजह से इसको खेलने की अवस्था भी इसको बोला जाता है। इस अवस्था में संग्रहण स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है दोस्तों। इस ही स्टेज में
कहते हैं कि लगभग 85 to 90% जो दिमाग है दोस्तों वो पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कहते हैं कि लगभग 85 to 90 जो % बच्चे का दिमाग होता है ना, वो इसी स्टेज में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। देखिए इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, ठीक है, और इसे टोली या समूह की अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ये अपने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पर जो है बच्चा अपने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश ज्यादा करता है, ठीक है ना। किसी को भी देखेगा उसको अपना फ्रेंड्स मानने लग जाएगा, ठीक है, उसको फ्रेंड्स बना लेगा, अपनी टोली में शामिल कर लेगा या फिर उनकी टोली में शामिल हो जाएगा। इसलिए इसे दोस्तों जो है क्या कहा गया है, टोली की जो है अवस्था इसको कहा गया है, ठीक है। किशोर अवस्था जो कि दोस्तों वो 12, 13 या फिर इससे लेकर के 18 वर्ष तक के बीच के जो अवस्था होती है उसको किशोर अवस्था, जिसको एडोलेसेंस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसके बारे में, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है दोस्तों। कई बार आपके एग्जाम में देखा गया है कि निम्न में से किसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है, ठीक है। आपको दे देगा दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से आपको दोस्तों क्या करना है, सही पर टिक करना है, और जो कि सही जो आपका हो जाएगा दोस्तों एडोलेसेंस हो जाएगा, जो कि दोस्तों 12 से 18 वर्ष के बीच को ही इसको बोलते हैं, ठीक है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा इस काल को, यानी कि इस समय को संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा निर्णय लेने होते हैं। इस अवस्था में बच्चे को सबसे ज़्यादा निर्णय लेने होते हैं, ठीक है ना। इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है दोस्तों, विषम लिंगी, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखिएगा इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है, ठीक है ना। अगर लड़की है तो लड़के के प्रति होता है, ठीक है, और अगर लड़का है तो लड़की के प्रति यहाँ पर आकर्षण देखने को मिलता है, ठीक है। इस एज में, एडोलेसेंस एज में ही जो है ये आकर्षण आपको देखने को मिलता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है, ठीक है ना। इस अवस्था को गोल्डन एज किस लिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस ही अवस्था में दोस्तों ये अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेता है कि उसको क्या बनना है, उसी तरीके से वह अपनी प्रिपरेशन करता है, ठीक है, अपनी पढ़ाई करता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल भी इसको कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो हीरोइंस की भावना होती है, ठीक है ना। अपने आप को दोस्तों यह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह जो है किसी हीरोइन, अगर लड़की होगी तो वह हीरोइन से अपने आप को कंपेयर कर रही होती है, अगर लड़का है तो वह किसी हीरो से कंपेयर कर रहा होता है कि मैं सेम, या फिर उसकी कॉपी करने लग जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस अवस्था को दोस्तों वीर पूजा या फिर हीरो वर्शिप की भावना भी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप या फिर किसी हीरो या फिर हीरोइन को अपना आइडियल मानने लग जाता है, ठीक है ना। आप कई तरीके से इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, अमूर्त चिंतन, ठीक है ना। इसीलिए इसको स्वप्न का काल भी कहा जाता है, ठीक है ना। अमूर्त चिंतन इसी में करते हैं, सबसे ज़्यादा जो अमूर्त चिंतन है वह इसी में करते हैं, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों वृद्धि, ठीक है, मतलब बुद्धि, ठीक है ना। इसको देखिएगा आप इंटेलिजेंसी, ठीक है। इंटेलिजेंसी समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, ठीक है ना। इस बारे में अगर हम बात करें दोस्तों बुद्धि के बारे में यानी कि इंटेलिजेंसी के बारे में, तो अब इसमें आप देखिएगा इंटेलिजेंसी समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, और यहाँ पर इमेजिनेशन करता है, ठीक है। इंटेलिजेंसी एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं यानी कि कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ का एक सेट होती है। देखिए जो इंटेलिजेंसी है दोस्तों, ठीक है, इमेजिनेशन के द्वारा थिंकिंग करती है, ठीक है ना। इमेजिनेशन के द्वारा क्या करती है, थिंकिंग करती है, सोचती है, ठीक है ना। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि कभी जो है दोस्तों आप देखेंगे कि स्थायी होती है और परिवर्तनशील होती है, ठीक है ना। बुद्धि क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूलन, ठीक है, एडेप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है, ठीक है। समायोजन करने में क्या करती है, अनुकूलन करने में क्या करती है, एडेप्टेशन करती है, ठीक है। मतलब बुद्धि जो है एडेप्टेशन स्थापित करने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। बुद्धि के प्रकार दोस्तों, टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी, कितने प्रकार की बुद्धि हो सकती है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं, ठीक है ना। थॉर्नडाइक के प्रकार क्या हैं, मतलब थॉर्नडाइक के द्वारा जो दिए गए प्रकार हैं वह 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, इनके तीनों के प्रकार के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। अब मूर्त बुद्धि, ठीक है ना। देखिए मूर्त बुद्धि जिसको हम दोस्तों कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, जिसको मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। यह मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। मैकेनिक कारीगर मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। मैकेनिक कारीगर जो होते हैं वह मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण होते हैं। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती है, मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, ठीक है ना। आप इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिएगा, जो मूर्त बुद्धि होती है वह क्या होती है, ठीक है। और अमूर्त बुद्धि जिसको अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी बोलते हैं, ठीक है, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, ठीक है, उसको अमूर्त बुद्धि बोलते हैं दोस्तों। तो यह अमूर्त बुद्धि किन किन के पास में होती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कवि के पास में होती है, डॉक्टर के पास में होती है, चित्रकार के पास में होती है, ठीक है। अमूर्त बुद्धि के ये उदाहरण है, ठीक है। फिर आप देखेंगे दोस्तों सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस, जो समाज सेवी होते हैं दोस्तों, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि उनमें होती है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। नेता हो जाएगा, ठीक है, नेता हो जाएगा, व्यवसायी हो जाएगा, समाज सेवी हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा, ठीक है, आदि सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप देखिएगा। यहाँ पर 1916 ईस्वी में दोस्तों टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधन सूत्र दिया, उन्होंने संशोधन किया, वह था सूत्र दोस्तों, जो सूत्र था उसको देखिएगा, मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज
ठीक है, अपॉन में दोस्तों वास्तविक आयु, जो बच्चे की वास्तविक आयु है, और इंटू 100, ठीक है ना। ये इसका सूत्र है दोस्तों। आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है, चाहे आपने सीटेट का एग्जाम दिया हो या फिर आपने यूपीटेट का एग्जाम दिया हो, तो आपको ये क्वेश्चन आपको 101% दिखने को मिला होगा, ठीक है ना। चलिए, बुद्धि लब्धि और उनकी स्थिति दोस्तों, यहाँ पर आप IQ लेवल देख सकते हैं दोस्तों। IQ 25 से कम अगर है किसी का, तो उसकी स्थिति जड़ बुद्धि में आ जाती है दोस्तों, ठीक है ना। अगर दोस्तों 25 से कम है, ठीक है ना, 25 से कम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जड़ बुद्धि में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन 25 से 49 के बीच में है तो दोस्तों मूढ़ बुद्धि आ जाएगी, ठीक है, मूढ़ बुद्धि आ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर 50 से 69 के बीच में तो ये मूर्ख बुद्धि में आ जाएगी दोस्तों। लेकिन 70 से 79 के बीच में मंद बुद्धि आ जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें 80 से 89 सामान्य बुद्धि, ठीक है। लेकिन 90 से 109 के बीच में सामान्य बुद्धि आ जाएगी, एवरेज में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन 110 और 119 सामान्य बुद्धि के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अगर IQ लेवल 110 या फिर 119 है तो सामान्य बुद्धि से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 1 से 20 से लेकर के 129 है तो तीव्र बुद्धि में आ जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें 130 से 139 तक तो प्रखर बुद्धि में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 140 से अधिक अगर है तो प्रतिभाशाली में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बुद्धि लब्धि का सूत्र के बारे में अगर बात करें या फिर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यह टर्मन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, टर्मन के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसिक एज बटे वास्तविक आयु, ठीक है ना। यहाँ पर इसको आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चे यानी कि गिफ्टेड स्टूडेंट अपने डिसीजन में दोस्तों इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली क्या होते हैं दोस्तों बच्चे, वह अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इनमें आत्म क्षमता यानी कि सेल्फ इफिशियंसी हाई होती है, ठीक है। क्रिएटिव आइडियाज होते हैं इनके पास, इनमें क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की जरूरत है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे में। बुद्धि के सिद्धांत दोस्तों, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी, एक कारक सिद्धांत दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो कि यहाँ पर यूनिफैक्टर थ्योरी है। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया है। कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है दोस्तों कि एक कारक बुद्धि के जो प्रतिपादक हैं, एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बीने ने दिया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। देखिए, बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे एक कारक बुद्धि का सिद्धांत यानी कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बीने ने किया। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है, ठीक है। लेकिन देखेंगे दोस्तों द्वि कारक सिद्धांत दोस्तों, टू फैक्टर स्टोरी, इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया दोस्तों। मतलब टू फैक्टर थ्योरी यानी कि द्वि कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत किसने दिया, इस प्रकार से आपके एग्जाम में आता है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, स्पीयरमैन ने इसको दिया था, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। यह दो तत्व हैं, कौन कौन से, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व, ठीक है। जी फैक्टर जनरल एबिलिटी, हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। उन्होंने दो फैक्टर दिए, स्पीयरमैन ने क्या किया, दो फैक्टर दिए। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, पहली यानी कि यूनि फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, बीने ने। वहीं पर आप देखेंगे टू फैक्टर थ्योरी किसने दी, स्पीयरमैन ने, ठीक है। विशिष्ट तत्व के बारे में अगर हम बात करें, यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, ठीक है। ये क्या होती है, दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। देखिए, द्विकारक सिद्धांत में अगर हम बात करें तो जो पहला फैक्टर है सामान्य तत्व, वह मनुष्य में जन्मजात होती है, ठीक है। और विशिष्ट तत्व दूसरे से अर्जित करके सीखता है, ठीक है ना। तो स्पीयरमैन ने द्विकारक का जो सिद्धांत दिया है, इसमें बताया है कि जो सामान्य तत्व होते हैं, जो जी फैक्टर होते हैं, जनरल फैक्टर होते हैं दोस्तों, जो जनरल फैक्टर होते हैं इसमें यह जन्मजात होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें विशिष्ट तत्व की, तो ये दूसरों से क्या होते हैं दोस्तों, अर्जित करने पड़ते हैं, दूसरों से अर्जित किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप उदाहरण देखते हैं, जैसे आप इस चित्र को देख सकते हैं, ये एक गायक की तस्वीर है, ठीक है। इसका लड़का भी जो है यहाँ पर गायक ही है, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों समूह तत्व कारक का सिद्धांत। यहाँ पर आप देखेंगे इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉटसन द्वारा किया गया था, ठीक है। समूह तत्व का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है दोस्तों, आप किसको बताएंगे, थॉटसन द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, थॉटसन द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं को मिश्रण है जो विभिन्न समूह में पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये थॉटसन ने दिया था, ठीक है, थॉटसन ने दिया था, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है ना। अब हम देखते हैं दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। दोस्तों हम ये हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत आपको कल की वीडियो में कराएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक है ना, मैं नहीं चाहता दोस्तों ये वीडियो काफी लेंदी हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको छोटी छोटी वीडियो दी जाए ताकि आप उनको आसानी से देख सकें और उसमें आप जो है अच्छी रुचि लेकर के उन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।